नमस्कार है आपको, स्वागत है आपका इनसाइट द शो व्यास कार्यक्रम में। स्वागत की श्रृंखला को लेते हुए जब हम अपने अतिथियों की तरफ बढ़ने वाले हैं, उसके पहले ये भी याद कर लिया जाए कि हम तैयार हैं सब मिलजुल कर 2025 का स्वागत करने के लिए। और ऐसा लगता है कि चलते-चलते एक बार मुड़कर देखा जाए कि 2024 ने हमारे लिए क्या कुछ जोड़ा, क्या कुछ छोड़ रहा है। तो उसमें आज विशेष रूप से हम जिस संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं, उसका संबंध भारत के नए नेतृत्व और अमेरिका में आने वाले नए नेतृत्व के साथ है। क्या कुछ है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया, और क्या इसका असर भारत पर और विश्व पर होने की संभावना लगती है, विशेष करके जब अमेरिका ने भी फिर एक गैप देने के बाद में प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड जी ट्रंप जी को चुन लिया है। तो मैं स्वागत कर रहा हूं हमारे अतिथियों डॉक्टर प्रेम तन्मय जी और डॉक्टर गोविंद पारिक जी का। नमस्कार। ऑन लाइटर नोट, दोनों उस तरह के डॉक्टर हैं भी और नहीं भी हैं, यानी एलोपैथी के नहीं है। आपने भी कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन से संबंध है आपका प्रेम जी, और गोविंद जी ने अल्टरनेटिव मेडिसिन से संबंधित कुछ पीएचडी करी है, तो उस तरफ है। बात की शुरुआत मैं गोविंद जी से करना चाहता हूं, और ट्रंप जी और मोदी जी की चर्चा करने से पहले मोटा मोटी जब आप देख रहे हैं कि ये समय ऐसे बह रहा है कि चॉइस जाने वाला है, तो कैसा लगता है, कैसा रहा ये साल कुल मिला के? अशोक जी, आपको इस एक तरह से इस कार्यक्रम के इस वर्ष के समापन का ये कार्यक्रम मान सकता हूँ, और अगले वर्ष की शुरुआत के लिए हम शुभकामनाएं अभी से प्रेषित करते हैं आपको और हमारे सभी दर्शकों को। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लिया है कि अमेरिका के ट्रंप और भारत के मोदी वर्तमान परिवेश में अगर पूरे पिछले वर्ष 2024 पर दृष्टिपात करते हैं, तो वर्ष 2024 पूरी तरह से अगर अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिस्थितियों पर अगर हम नजर डालें, तो उन स्थितियों में एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध, दूसरी तरफ इजराइल हमास, इजराइल लेबनान, इजराइल ईरान, इन सारे युद्धों का संघर्षरत रहा पूरा वर्ष। एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ आर्थिक नीतियां, आर्थिक प्रतिबंधों के चलते कई अर्थव्यवस्थाओं पर कई विपरीत प्रकार के उन पर प्रभाव, और उन सबसे अल्टीमेटली मानवता पर प्रभाव। एक व्यक्ति की को जितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, युद्धरत राष्ट्रों की तो हम परिकल्पना कर सकते हैं कि उनके पास किस तरह के वहां के निवासियों को दिक्कतों का मुकाबला करना पड़ रहा होगा। लेकिन जो युद्धरत नहीं है, उन पर भी आर्थिक परिस्थितियों का, आर्थिक नीतियों का, अर्थव्यवस्थाओं का विपरीत प्रभाव भी दृष्टिगोचर हुए हैं। अच्छी बात यह है कि एक तरफ ट्रंप दूसरी कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं और मोदी जी तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं। मोदी जी और ट्रंप अगर हम अभी वर्तमान परिवेश पर देखें, तो ये देखें विश्व के सबसे सशक्त नेताओं में से एक है। अगर विश्व के 4 महाशक्तियों को अगर हम मानते हैं, भारत के अलावा पहले अमेरिका है, चीन है और रूस है, और उसके बाद भारत। तो एक तरफ से पुतिन, वो करीब 20 वर्षों से राष्ट्राध्यक्ष है रूस के, लेकिन वो लंबे समय से यूक्रेन के साथ संघर्ष में उन्होंने अपने आप को झोंक रखा है, और एक उनको उम्मीद नहीं थी कि संघर्ष इतना लंबा चलेगा, लेकिन संघर्ष अनवरत चल रहा है। नाटो और अमेरिका कहीं यूक्रेन को समर्थन देकर के संघर्ष को निरंतर बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ चीन क्योंकि ऐसा डेमोक्रेसी चीन की अजीब है, वो हमारे भारत की और अमेरिका की डेमोक्रेसी जैसी नहीं है। लेकिन वहां पर जिनपिंग, उन्होंने अपनी जिस तरह से चीन की अर्थव्यवस्था पर भी इस समय प्रभाव देखने को मिल रहे हैं कि आंतरिक उनमें भी असंतोष बढ़ रहा है। आंतरिक असंतोष के साथ साथ उनकी जो ग्रोथ रेट थी वो कम होती जा रही है। लेकिन भारत विश्व में आज भी सबसे तेज गति से जिसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और हम 5 ट्रिलियन नहीं बल्कि 2032 में हम परिकल्पना कर सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 2032 तक करीब 10 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है। तो इन परिस्थितियों में, लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा कि मोदी और ट्रंप दोनों की परिस्थितियां आज ये है कि पूरे विश्व के इस समय के संघर्ष को रोक करके पूरी मानवता की रक्षा करने में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अच्छी बात यह है कि दोनों में बहुत प्रगाढ़ संबंध है। मोदी और ट्रंप पिछले अगर हम देखें पिछले कार्यकाल में अब तक के, तो इनकी 3 महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई है। तो मैं वापस आता हूँ मुलाकातों की तरफ, थोड़ा सा प्रेम जी को जोड़ते हुए, और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, और एक ब्रॉड ब्रश हमें पूरे वैश्विक परिदृश्य का आपने दे दिया है। प्रेम जी, मैं बात मोदी जी की तरफ से करना चाहता हूँ, ट्रंप जी की तरफ बाद में आएंगे। विशेष करके मुझे लगता है ये विश्व में
एकमात्र नेता ऐसे रहे जो कि पुतिन के सामने भी बैठकर बात करते हैं, यूक्रेन संबंधी चर्चा पर उनकी आलोचना खरी-खरी उनके सामने बैठकर भी कर देते हैं। पर जिस तरह के परिणाम चुनाव के बाद बहुमत की दृष्टि से 400 पार वाले थे, वो स्थिति नहीं आई। तो एक तो भारत में भी कुछ राजनीतिक रूप से अभी भी जो कुछ वातावरण बना हुआ है, अंबेडकर जी के बारे में टिप्पणी को लेके अमित शाह जी की जो त्याग पत्र की मांग है उसको लेकर, और मोटा-मोटी वैश्विक परिदृश्य में जो भारत की आंतरिक राजनीति है, वो मोदी जी को एक सशक्त नेता के रूप में बने रहने में बाधक है या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? उसके बारे में भी आप अपने विचार बताएं, प्रेम। धन्यवाद अशोक जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूं आपको कि निस्संदेह हम 2024 का विश्लेषण कर रहे हैं बैठ करके, और बड़ी घटनाओं की तरफ ध्यान जो है गोविंद जी ने दिलाया हमें। ये तो दो बड़ी घटनाएं हैं ही कि ट्रंप का आना और इधर मोदी जी का 400 पार न जा पाना। ये दो बड़ी घटनाएं को अगर हम लोग देखें, अभी मैं एक किताब और देख रहा था, इसकी क्या नाम, 2024 को उन्होंने भी क्या यार, ये सरदेसाई जी की राजदीप किताब आई है। हाँ, राजदीप सरदेसाई की किताब है। अभी बेंगलोर आए थे तो मैं उनके उस कार्यक्रम में शरीक भी हुआ था। वो आश्चर्य प्रकट कर रहे थे 2024 के चुनाव परिणामों को लेकर के। तो मैं ये कहूं कि आश्चर्यों का रहा, आश्चर्यदायक परिणामों का रहा 2024, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतने टॉप लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने माने व्यक्तित्व को अपने ही घर में अगर अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा हो, तो विचारणीय तो बनता है कि ऐसा क्यों, और ऐसा किस लिए कि इतनी शक्तियां मिलकर के एक व्यक्ति को नीचे खींचने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाए, और साम दाम दंड भेद किसी तरीके से, नीति अनीति किसी भी व्यवहार से, किसी भी फेक तरीके से, किसी तरह से किसी व्यक्तित्व को नीचा दिखाने का प्रयत्न करे, लेकिन उस व्यक्ति की ये विशेषता भी रहे कि वो उन सबको पार करते हुए फिर निकल करके बाहर आए। मैं जितना उतार चढ़ाव मोदी जी के जीवन में देखता हूं, और वो जितना पस्त होते हैं उतने ही वापस निकल करके बाहर आते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ में। तो मैं ये देखता हूं कि उनकी ताकत को क्षीण करने वाले लोग सफल होने में कामयाब नहीं होंगे। वो 99 तक रह गए, उससे आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन हाँ, उन्होंने डेंट जरूर किया, ये मैं मानता हूं। लेकिन इस डेंट से पार निकल करके नई गाड़ी के रूप में वो फिर सामने आ जाएंगे, एक नई वाहन और नए अच्छे वाहन को लेकर के सामने आ जाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और 2025 तो निसंदेह बहुत सारे कारणों से उथल पुथल करने वाला होने वाला है। और अगर अशोक जी समझ रहे होंगे तो हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। तो फिल वक्त तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी को पकड़ के नीचे खींचने वाले बहुत हैं, और मोदी जी को ऊपर फेंकने और ऊपर चढ़ाने वाले लोग भी बहुत हैं। पलड़ा देखो किसका भारी पड़ता है। चुनाव में एक बार फिर आकर के उन्होंने अपने पलड़े को वापस संतुलित कर दिया। महाराष्ट्र से, जी, महाराष्ट्र से भी उस प्रकार की शक्ति आई। गोविंद जी, जो बात प्रेम जी कह रहे थे उसको आपकी तरफ में मैं, आपका जो ताजा ताजा अनुभव भी रहा, आप मोदी जी की उपस्थिति में थे राजस्थान राइजिंग कार्यक्रम के दौरान, वो जब जयपुर आए तो आपने उनको वहां पर सुना भी है। मोदी जी के नेतृत्व के संबंध में वो क्या अपने को रीइन्वेंट करते हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? और जैसे प्रेम जी कह रहे थे, जब बहुत अधिक आलोचना हो रही हो तो आप अपनी शक्ति को किस तरफ अधिक प्रवाहित करते हैं, वो मुझे लगता है उन्होंने उसका एक बड़ा कौशल उनके द्वारा प्रकट होता है। और हाल ही में 21 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया, और 21
जून पहले से ही मोदी जी का भी उसमें योगदान रहा, जो विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्या विजन वाइज 2025 में जाते हुए मोदी जी का रुख जैसा आप देख रहे हैं, और जो उनका एक आभा मंडल कह दीजिए, उनका जो प्रभाव है, उसकी डिग्री में क्या अंतर आया, क्या आप कैसे आंकते हैं? अशोक जी, आपने जो बात कही कि 400 पार नहीं कर पाए, मेरा मानना है कि मोदी जी का व्यक्तित्व इस 400 पार की आंकड़े से ऊपर है। उनके ऊपर इस तरह के आंकड़ों का कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो जिस तरह की राजनीति में आलोचनाएं सदैव से होती जा रही है, जो सत्ता के शीर्ष पर है सबकी होती रही है, और सत्ता के शीर्ष पर रहे व्यक्ति सफलतापूर्वक उन आलोचनाओं का सामना करके निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। और मोदी जी को तो हम देखते हैं कि जब से वो राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया है, तब से आलोचक, विरोधी तो विरोधी, विपक्षी तो विपक्षी, खुद उनके लोग भी कहीं न कहीं उनकी आलोचनाओं को करते रहे हैं, लेकिन मोदी जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है अब तक, और ना आगे पड़ने वाला है। न तो घरेलू राजनीति पर, न उनकी प्रशासनिक पकड़ पर, और दूसरी जो बात आज हम अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिदृश्य पर बात कर रहे हैं, तो मोदी जी ने जिस तरह से वैश्विक परिदृश्य पर अपनी गरिमा की छाप छोड़ी है, उसके ऊपर आंकड़ा कुछ भी हो, आज भी वो देश के प्रधानमंत्री है, निर्वाचित सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचित, तीसरी बार निर्वाचित वो नेतृत्व करता है। तो उनके व्यक्तित्व के ऊपर इन आंकड़ों से बहुत ज़्यादा प्रभाव मैं पड़ता दिख नहीं महसूस नहीं करता। हालाँकि ये बात सही है कि जैसे वक्फ बिल चले गया या कुछ और दूसरे 2-3 बिल जेपीसी में चले गए, जो पास हो जाने चाहिए थे। लेकिन वो कोई विशेष उनका फ़र्क मैं उसके ऊपर महसूस नहीं करता कि मोदी जी के व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के, बहुत मजबूत इरादों के व्यक्ति हैं। हमेशा मजबूत इरादों के साथ, मजबूती के साथ अपनी बात कहते हैं, और न केवल घरेलू स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उतनी ही मजबूती दिखाते हैं। बल्कि मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि अब मोदी जी का तीसरा कार्यकाल, देश के लिए तो उन्होंने जो कुछ कर रहे हैं वो तो कर ही कर रहे हैं। मेरा अनुमान मैं आज लगा सकता हूँ कि वो रूस यूक्रेन के बीच की शांति और मध्यस्थ के रूप में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होने वाली है। मैं महसूस करता हूँ कि बहुत शीघ्र आपको इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल सकती है। वो पुतिन और उधर ज़ेलेंस्की दोनों के साथ संपर्क में है। वो युद्धरत दोनों देशों के दौरान मॉस्को भी जाके आ चुके हैं और यूक्रेन कीव भी जाकर के आ चुके हैं। दोनों राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर चुके हैं और लगातार अपने प्रयास जारी है उनके, और उनके प्रयासों को मुझे लगता है कि आज के दौर में शायद ट्रंप इन दोनों राष्ट्रों के बीच मध्यस्थ नहीं हो सकते, लेकिन मोदी जी हो सकते हैं। इसमें शी जिनपिंग नहीं हो सकते, कोई और नहीं हो सकता, लेकिन मोदी जी हो सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के जो इजराइल का वार युद्ध की स्थितियां हैं, तो भारत ने इजराइल के साथ भी मोदी जी के नेतृत्व में अपने द्विपक्षीय वातावरण को बहुत मजबूत किया है। दूसरी तरफ ईरान के साथ में भी मोदी जी ईरान गए, अभी पिछले दिनों कतर जाकर के आए हैं, तो मुस्लिम राष्ट्रों में भी उनको उतना ही सम्मान मिलता जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि वो वहां भी कुछ उनकी भूमिकाएं और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मेरा तो मानना यह है कि आज चाहे अमेरिका के ट्रंप की परिस्थिति हो या भारत में मोदी जी की परिस्थितियां हो, उनका मुख्य मुद्दा ये बहुत छोटी चीजें हैं। दूसरी चीजें इसको निर्धारित करने के लिए उसके सेकंड लाइन के बहुत सारे नेता नेतृत्वकर्ता मौजूद है कि इन परिस्थितियों को कैसे, आंकड़ों से कैसे और वृद्धि की जाए। लेकिन मोदी जी का झुकाव जो इस समय सबसे बड़ा होना चाहिए और जो है भी, वो है देश के विकास पर, देश की जीडीपी में और तेजी से वृद्धि पर, देश में रोजगार के अवसर सृजित करने पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भारत के संतुलन में लाने की स्थिति में, भारत को सैन्य शक्ति के रूप में और मजबूत बनाने में, भारत को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उन्नत करने में। और आप देख रहे हैं कि इन सब परिस्थितियों में हमारा देश बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ता जा रहा है, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आंकड़ों के फेर का उनके ऊपर व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ने की बजाय वो अपने मजबूत इरादों के साथ ये जो उनके विकास के लक्ष्य जो उन्होंने निर्धारित किए हैं, उस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं और वो कामयाब होंगे। बहुत धन्यवाद गोविंद जी, आपने जिस तरह से बहुत सारे संदर्भों को और उनके नेतृत्व की किरणों का जो एक फैलाव है उसका थोड़ा स्पर्श किया। उस कड़ी में मैं ये भी जोड़ते हुए कि ऐसे बिरले नेता मुझे लगता है आए हैं जो कि हर क्षेत्र के लोगों के साथ ऐसा संवाद स्थापित कर देते हैं कि सबको एक अपनापन जैसा, और विशेषकर खिलाड़ियों के साथ उनकी बातचीत को जो हम देखते सुनते हैं, और भारत शतरंज की दृष्टि से भी अभी
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष नाम प्राप्त किया है। कुवैत जाकर जब अभी वो आए हैं तो वहां पर बाकी बातों के अलावा उनको सर्वोच्च सम्मान वहां का मिला। फिर रामचरितमानस, रामायण का जो अरबी भाषा में अनुवाद, वो और उनके सामने वो जो एक पूरा वातावरण था प्रेम जी, उसको लेके मैं जो एक सूत्र मोदी जी ने दिया है या जिसका उसको उन्होंने रेखांकित किया है कि विकास भी विरासत भी। गोविंद जी बता रहे थे कि किस तरह से आर्थिक प्रगति और विकास की तरफ उनका ध्यान रहना चाहिए, पर उसके साथ साथ ये जो विरासत वाली बात है उसको जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म इतने ज्यादा अनुस्यूत हैं कि जब विरासत की बात आएगी और फिर वो अलग तरह से एक स्वरूप बन जाता है कि भाई ये बहुसंख्यक प्रधानता को लेकर चल रहे हैं। इस कड़ी में मैं ये भी आपके साथ याद करते हुए कि एक समानता ट्रंप और मोदी जी में ये है कि दोनों राइट लीनिंग कह दीजिए या राइट समुदाय जो भी ग्रुप कहते हैं उस तरफ से हैं। और हाल ही में ट्रंप एक जगह पर बोलते हुए उन्होंने वोक कल्चर के बारे में उसकी आलोचना की। वोक कल्चर लिबरलिज्म के नाम पर कहीं ना कहीं जो आपके ट्रेडिशनल वैल्यूज है उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली जो दशा है उसको मुझे लगता है वोक की संज्ञा दे दी गई है। तो प्रेम जी, आप जब मुड़कर देखते हैं 2024 में, निश्चित रूप से सब लोग ऐसा सोच रहे थे कि राम मंदिर के निर्माण के साथ में एक अलग प्रकार का उत्साह मतदाताओं का होगा जो अयोध्या में उस तरह का नहीं आया। अभी भी एक संभल को लेकर उस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं। इस सब को लेकर जो एक संभावित अस्थिरता कभी कभी बन जाती है, उस दृष्टि से आप मोदी जी के नेतृत्व को कैसा देखते हैं? वो इसका समायोजन करने में, सबको विकास और विरासत वाली बात को साथ लेकर चलने में कितना सफल आपको दिख रहे हैं और क्या अपेक्षा है आपकी? अशोक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि विरासत और विकास, हमें विरासत को संभालते हुए विकास की तरफ बढ़ना है। ये मोदी जी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इसमें कोई इफ बट वगैरह ये न तो लगाते हैं, न इस विषय पर कोई बातचीत को तूल देते हैं। उनका अपना टारगेट क्लियर है। अगर आप देख लीजिए कि अगर किसी भी जगह पर भारत में से मंदिर आर्किटेक्ट को निकाल दिया जाए, जो हमारी विरासत है, उस विरासत को निकाल दिया जाए तो मेरा ख्याल है 1-2 लोग भारत की तरफ आने वाले नहीं मिलेंगे आपको पर्यटक की दृष्टि से। आप सोचिए कि अगर उस विरासत को संभालने और उस तक अप्रोच बनाने का काम विकास है। विरासत तो हमारी है हमारे पास में, विकास वहां तक पहुंचाने की यात्रा है। चाहे वो फ्लाइट से पहुंचाए, चाहे वो सड़क से पहुंचाए, चाहे वो वहां पर 5 स्टार होटल बनाए और चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से जो सुविधाएं जुटानी है वो सब जुटाएं। लेकिन विरासत तक पहुंचाने का टारगेट विकास है। हम लोग केवल विकास के नाम पर अपने आप को बहुत, विकास तो दुनिया में बहुत हुआ है, लेकिन विरासत को संभालने का काम अगर भारत कर ले और विकास के साथ कर ले, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी मंदिर जाऊं और अगर मैं वहां पर गंदगी देखूं तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। अगर मैं किसी सरयू नदी पर जाऊं, गंगा पर जाऊं या यमुना पर जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं और वहां मैं देखूं कि नदियों का पानी साफ नहीं है, जिसकी इतनी प्रशंसा पुराणों में की गई है, जो हमारी विरासत में सारी नदियों का जिस तरीके से बखान किया गया है, वो स्थल अगर वैसे नहीं है तो विकास को वहां तक पहुंचने की जरूरत है। और मोदी जी ने बिल्कुल राइट ट्रैक पकड़ा वहां तक पहुंचने का। तो आप देखिए, अगर अयोध्या में अब दिवाली देखने या कुंभ की तरफ अब आकर्षित होने या गंगा की तरफ अब जाने में या काशी विश्वनाथ अब जाने में जो फर्क है, वो फर्क आपको नया और पुराना दोनों दिखाई देता है। तो हमारी विरासत को संभालने का काम मोदी जी कर रहे हैं और उस यात्रा में विकास अपने आप हो रहा है। बहुत ही सुंदर आपने बताया और मैं आपसे असहमत हुए बिना भी इसका एक और आयाम है। जैसे कई लोग देखते हैं गोविंद जी की जिस तरह से कॉरिडोर बना है, चाहे वाराणसी की बात हो, उज्जैन में जो विकास हुआ है और पर्यटन बढ़ जाता है, तो ऐसा लगता है कि जो एक मूल भावना है जिसे हम आध्यात्मिक पक्ष कहते हैं, कई बार ऐसा लोगों
बल्कि मैंने खुद भी ऐसा महसूस किया है, जब व्यवस्था बहुत अधिक हावी हो जाता है, सुविधा हमारी प्राथमिकता हो जाती है, तो ऐसे स्थानों पर जो तप की भावना या जो एक त्याग का या एक सरलता का जो भाव है, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसका पूरा जिम्मा तो नेतृत्व पर नहीं हो जाता है, पर प्रेम जी की बात को लेते हुए, जब हम विरासत को सिर्फ भौतिक रूप से नहीं देखकर, जो एक सूक्ष्म स्तर पर है, जो चेतना के स्तर पर है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से, जिसको लेकर कि बरसों से भारत की तरफ पाश्चात्य विद्वान भी खींचे चले आए, और अभी भी जैसे आप चाहे फेसबुक वाले जो हैं वो, या स्टीव जॉब्स थे, या वो भी आए थे वगैरह। तो इस दृष्टि से गोविंद जी, आपको क्या लगता है, कहीं कुछ अतिरिक्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्या? यानी हम ऊपर की तौर पर विरासत तक विकास का सेतु लेकर, जैसा प्रेम जी ने बहुत सुंदर कहा, जा रहे हो, पर ये दूसरा वाला जो पहलू है, इसमें कैसे आप देखते हैं? ये अभी जैसे वैसे सदगुरु जी हुए, श्री श्री रविशंकर हुए, बाबा रामदेव जी हुए, तो बहुत सारे जो भारत के एक आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से जो नाम है, वो पूरे विश्व में छाए हुए हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं कुछ और होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो हुआ ये कि गोविंद जी हमारे, हाँ जी, एक बार सवाल दोबारा पूछना चाहेंगे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस तकनीकी कारणों से था। तो कुल मिला के आध्यात्मिक दृष्टि से या चेतना के स्तर पर जो विरासत के साथ जुड़ने वाली बात है, उसमें कहीं हम पीछे तो नहीं रह रहे हैं? अशोक जी, मेरा मानना है कि विरासत के बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू है आपका आध्यात्मिक चेतना की बात कर ली। हमारी सनातन संस्कृति में विरासत बहुत सारे तत्वों से मिलके बनी है। हमारी सामाजिक व्यवस्था से वो विरासत के साथ में गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे पर्यावरण से, हमारी पारिस्थितिकी से, हमारे दैनिक जीवन से, हर जगह विरासत कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है। एक विरासत हमारे मंदिरों की है, एक विरासत हमारे महलों की, नदियों की, पहाड़ों की, हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे जो भौतिकीय तत्व हैं उनकी है। लेकिन एक मानवीय विरासत, जो बुजुर्गों की विरासत, वो भी हमारी एक विरासत है कि बुजुर्गों को सम्मान देना है, महिलाओं के प्रति श्रद्धा का भाव रखना है। ये बहुत सारी चीजें एक साथ मिल करके हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराएं हैं। अच्छी बात ये है कि मोदी जी के कार्यकाल में मोदी जी खुद, क्योंकि इन हमारी सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर को बहुत महत्व देते हैं, तो जब एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनके राजनीतिक दल द्वारा, उस सरकार द्वारा जब इन सब चीजों को महत्व दिया जाता है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव नीचे तक पड़ेगा। एक और बात महत्वपूर्ण रहती है कि जिस तरह से पूरा विश्व इस समय जब अगर हम पर्यावरण की बात करें, तो पर्यावरण प्रदूषण से, बढ़ते तापमान से व्यापक रूप से चिंतित है। जब पूरी दुनिया इसको बढ़ाने में, तापमान को बढ़ाने में, पूरी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में योगदान दे रही है, वहाँ भारतीय सांस्कृतिक विरासत अगर हम उस तरफ लौटते हैं, तो वो इनको बचाने में, उनको संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अभी क्योंकि मैं आपने राइजिंग राजस्थान का भी ज़िक्र किया, मोदी जी जब जयपुर में आए, तब भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जिस तरह से ऊर्जा का उत्सर्जन के दौरान जितनी नाभिकीय ऊर्जा हो, चाहे दूसरी ये कोयले से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा हो, इनका व्यापक रूप से औद्योगिकीकरण के लिए, विकास के लिए बहुत बेहतर तरीके से उपयोग किया जाता है और व्यापक एक तरह से दोहन किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है और उसका परिणाम है कि हमारी परिस्थितिकी हमारे विपरीत होती जा रही है। और अगर ऐसी परिस्थितियाँ चलती रही, इस विरासत को अगर हमने संरक्षित नहीं किया, तो उस समय पूरी मानव प्रजाति के समक्ष ही अपनी अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो सकता है। चाहे वो गोविंद पेयजल का प्रदूषण हो, वायु का प्रदूषण हो, हर तरह के प्रदूषण। तो उस प्रदूषण से बचने के लिए भी हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में मोदी जी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और जो राइजिंग राजस्थान में बता रहा था, तो वो जो अक्षय ऊर्जा की तरफ हमें व्यापक दृष्टि से पूरा देश एक साथ बढ़ रहा है, तो इसके पूरे अच्छे प्रभाव दृष्टिगोचर होंगे। प्रेम जी, समय की सीमा को देखते हुए समापन आपसे इस संदर्भ को लेते हुए करना चाहेंगे। ट्रंप जी के बारे में विशेष विशेष चर्चा तो हम कर नहीं पाए, लेकिन अब जो है नए बरस का स्वागत करते हुए ये जो संदर्भ है विरासत वाला, उसमें जैसे गोविंद जी ने बताया, जो आपसी संबंध है, जो संयुक्त परिवार प्रणाली तो अब रही नहीं, लेकिन फिर भी बुजुर्गों के सम्मान को लेकर, या उसमें नेतृत्व की तो अपनी एक सीमा है, पर एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में क्या सोचते हैं आप कि हम किस सजगता के साथ नए बरस का स्वागत करें कि आपसी समन्वय और माधुर्य में और सौंदर्य जो जगत का है उसमें थोड़ी वृद्धि हो समन्वय के साथ? प्रेम जी। हाँ, अशोक जी, मैं ये सोचता हूँ कि
एक शेर मुझे याद आता है कि जो दिसंबर में पढ़ा जाता है हमेशा कि यकुम जनवरी है, नया साल है और दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। क्या हाल है? तो ये जनवरी में मैंने पढ़ा था और अब दिसंबर आ गया है, तो हम लोग वाकई ये पूछ रहे हैं हालचाल। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमें अपनी विरासत संभालनी है तो घर की विरासत भी संभालनी पड़ेगी। घर की विरासत में हमारे हमारे बुजुर्ग हैं, अगर हम उनको सम्मान नहीं दे सकते तो हम पड़ोस में सम्मान देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारी जो नैतिक शिक्षा से जो दूरियां बनी हैं, ये जो आधुनिक शिक्षावाद जो हमारे बीच में आया, और अगर मैं इसको कहूं कि वामपंथ ने हमारी सारी शिक्षा प्रणाली को एक तरीके से सोख करके फेंक दिया। अगर ये सारे विश्वविद्यालय के जितने भी डीन और जितने भी जो वाइस चांसलर्स हैं, अगर इनके हाथों में ये शिक्षा प्रणाली नहीं गई होती, तो शायद हमारे यहाँ की ये जो पारिवारिक विरासत है, ये भी हमारे हमारे से दूर नहीं जाती। और हमारे चिंतन में जो बहुत बड़ा जो बदलाव लेकर के आया है ना, ये जो कुपोषण, मस्तिष्क का कुपोषण, इसमें ये जो नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियोस है, ओटीटी है, इन्होंने जो प्रदूषण फैला रखा है ना, इसको पंचतंत्र की कथाएं ठीक कर सकती है, लेकिन पंचतंत्र नहीं दिखेगा हमें कहीं। हमें तो यही सब दिखाई देगा हमारे यूथ को। लेकिन अगर जब तक हम इस पर सजग नहीं होंगे, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम इस पर सजग होंगे। तो और मैं अगर आपकी ऐसा नेतृत्व रहा तो ये सजगता आएगी। ये जी, जी। सजगता आई भी है, नई शिक्षा नीति मोदी जी लेके आ चुके हैं। नई शिक्षा हाँ, नीति में नए परिवेश के साथ शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को विशेष महत्व दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो विकास में शिक्षा का निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान है और गोविंद जी का और प्रेम जी का बहुत धन्यवाद है। ये एक विस्तृत विहंगम दृश्य जैसे 2024 के साथ बहते हुए हम जहाँ पहुंचे हैं, तो जिन संदर्भों की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, तो चलते चलते जैसे प्रेम जी ने कहा कि ऐसा होगा, तो मुझे लगता है हमें भी कहीं ना कहीं फिल्टर करके लेना चाहिए, क्योंकि जो तकनीक हम तक पहुंचा रही है वो उसके अपने लाभ भी है। तो हम विवेकशील होंगे तो लाभ अपने लिए अर्जित उससे कर पाएंगे, वरना हम कहीं फिसल जाएंगे। तो प्रेम जी का पुनः प्रेममय आपके लिए आने वाला बरस हो, आपके लिए भी, हमारे सभी दर्शक, गोविंद जी, मेरे लिए भी। तो ये चर्चा नेतृत्व की, विजन की, उत्साह की, क्रिएटिवली अपने जीवन को उन्नत करने के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को और अच्छा बनाने की जो एक संकल्प लेकर हम आगे बढ़े। पुनः आप दोनों महानुभावों का जैसे कहते हैं कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, तो हृदय की गहराइयों से, क्योंकि मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण संदर्भ हम छू पाए आप दोनों के मदद से। आपका आभार। हमारे दर्शकों को मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। धन्यवाद। बहुत अच्छा।